हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे और उस ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर अपन ने कहा था कि अलग अलग डिवाइसेज हैं जो हमें वो जेनेटिक्स जानने में समझने में मदद करती हैं। उनकी सहायता से हम ह्यूमन जेनेटिक्स या यूजेनिक्स के बारे में समझ सकते हैं। और उसमें अपन ने ये कहा था कि पेडिग्री एनालिसिस, ह्यूमन कैरियोटाइप और तीसरा जो था स्टैटिकल एनालिसिस, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और उसमें मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है। ठीक है, तो हम पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पेडिग्री क्या है, ये हम जानेंगे कि कैसे कोई स्पेसिफिक करेक्टर जो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसमिट होता है, ये अपन जानेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में कौन से सिंबल्स काम में लिए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी में पेडिग्री एनालिसिस से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टुडे वी आर टेकिंग द पेडिग्री एंड पेडिग्री एनालिसिस एंड इट्स एग्जाम्पल्स। पेडिग्री एनालिसिस, और इसमें सबसे पहले अपन जो ले रहे हैं वो क्या है कि पेडिग्री क्या होती है। वी हैव टू डिफाइन दिस। तो पेडिग्री का अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप नोट करना इसको। ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ सर्टेन यानी कि कोई स्पेसिफिक ट्रेट यानी कि जो लक्षण है उसका रूप, ऑफ सर्टेन ट्रेट फॉर 1 or 2 जनरेशन, फॉर या मोर देन 2, फॉर 2 और मोर देन 2 जनरेशंस। ठीक है, presented in the form of a diagram, in the form of diagram which is called family tree, which is, वो जो डायग्राम है वो क्या बनाता है या क्या रिप्रेजेंट करता है, which represents family tree, or that is also called pedigree। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं ए और बी, ठीक है ना, ये कपल है और उसमें यहाँ पे ए जो है उसके पास हीमोफीलिया का जीन है। इन दोनों से ये पहली संतान पैदा हुई, लड़का, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथा लड़का। अब इनमें से कौन से में वो करेक्टर आया, फिर इस लड़की की कहीं पे शादी की गई, किसके साथ, लड़के के साथ, फिर उनसे ये संतान पैदा हुई, तो ये पहली पीढ़ी हो गई, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी। ठीक है ना, इनके 2 संतान पैदा हुई, उनमें से कौन सा जो है वो कैरियर है, कौन सा डिजीज्ड है। ठीक है ना, तो ये करेक्टर जो है हीमोफीलिया वाला, इसके इनहेरिट होने के पैटर्न को अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और जब अपने को ये पता चल जाए तो इन फ्यूचर अपन, आपको याद हो तो अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेनिक्स की बात की थी, हम जिसके अंदर वो जीन है उस व्यक्ति को शादी करने और शादी के बाद में संतान पैदा करने के जो सर्कमस्टांसेज हैं और जो प्रिकॉशंस अपनाए जा सकते हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं। और आगे और कोई अफेक्टेड जीव पैदा होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे उसको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि ये जो लोग जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं इनका लाइफ आसान नहीं होता है, जीवन आसान नहीं है। ठीक है ना, तो वो ये जो अपन ने ट्री बनाया, देखिए ये एक के बाद एक सक्सेसिव जनरेशंस को रखते जा रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री या पेडिग्री। और इस पेडिग्री के अंदर उस स्पेसिफिक ट्रेट के ट्रांसमिट होने की या इनहेरिटेंस के पैटर्न का जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। तो अब अपन पेडिग्री एनालिसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे पेडिग्री एनालिसिस को डिफाइन, ये पेडिग्री का डेफिनेशन हो गया, उतारिए इसको। और अब मैं पेडिग्री एनालिसिस का डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। नोट कीजिए, पेडिग्री एनालिसिस का क्या होगा, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल का मतलब बेटा जो पूर्वज, ठीक है ना, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स of transmission
ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है ना, क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ एंसिस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, ये जैसे कोई पीढ़ी फैमिली यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलती हुई आ रही है, फर्स्ट जनरेशन, फिर बीच में सेकंड जनरेशन बनी, फिर थर्ड जनरेशन। तो इस जनरेशन में यहाँ पे ये जो करेक्टर आया है, इस करेक्टर के पूर्वजों से आने की जो हिस्ट्री है उसका जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं कि कैसे ये करेक्टर आया और ये कैसे एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस अवस्था में होता है या हेट्रोजाइगस अवस्था में एक्सप्रेस हो जाता है, डोमिनेंट प्रकार का म्यूटेशन है या रेसेसिव प्रकार का है। ये जो हिस्ट्री अपन निकाल करके लाते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। इज दिस क्लियर? तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर। ठीक है ना, या अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज द स्टडी और द एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए सर्टेन ट्रेट फॉर 2 और मोर जनरेशंस। ठीक है, अब ये एनालिसिस करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। वी यूज सम स्पेसिफिक सिंबल्स पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। कई बार वो सिंबल्स देख करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, पेडिग्री जब अपन बनाते हैं तो जैसे मैं एक पेडिग्री बना रहा हूँ आपके सामने ही हूँ, अब आप इससे समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अभी मैं बता दूंगा आपको। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। फिर इसकी शादी होती है कहीं पे और फिर उससे ये संतान पैदा होती है, उनको भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक राउंड यूज किया, यहाँ पे एक स्क्वायर यूज किया है, यहाँ पे मैं इसको हाफ शेडेड दिखा रहा हूँ, इसको भी मैं हाफ शेडेड दिखा रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीटली शेडेड दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इन चीज़ों के कुछ मतलब हैं। ये पेडिग्री जब अपन बनाते हैं तो ये सिंबल्स जो है ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए, दिस पर्टिकुलर शोइंग द नॉर्मल फीमेल, दैट्स मीन ये नॉर्मल है, इसके पास जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जीन इसमें नहीं पाया गया है। ठीक है, ये शो कर रहा है नॉर्मल मेन या मेल। ठीक है, अगर मैं ये जो राउंड है इसको हाफ शेडेड दिखाता हूं तो ये शो कर रहा है हेटेरोजाइगस फीमेल। हेटेरोजाइगस फीमेल यानी कि इसको जो 2 क्रोमोसोम मिले हैं, एक फादर से और एक मदर से, तो उनमें से कोई से एक के ऊपर वो डिफेक्ट वाला जीन है, यानी कि ये कैरियर है, ये कैरियर फॉर ऑटोसोमल डिजीज। यानी कि ऑटोसोम के ऊपर पाए जाने वाला जीन जो रोग का कारण बनता है वो इसके अंदर उपस्थित है, लेकिन दोनों पेरेंट्स से नहीं मिला है, एक से मिला है, इसलिए कैरियर है ये। अगर मैं इसको स्क्वायर को दिखाता हूं तो ये भी क्या शो करेगा, सेम हेट्रोजाइगस, लेकिन क्या है, ये मेल है और ये भी अपने आप में क्या है, कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट, और जो सिंबल अपन क्या काम में लेते हैं इसमें, आप उतारते जाइए इनको। अगर आपके सामने ये सिंबल हो, ठीक है ना, यूं डॉट हो सेंटर में, तो ये कैरियर फीमेल है। किसके लिए, सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए। जैसे XHX जो फीमेल थी तो वो कैरियर होती है, हीमोफीलिया वाली, याद है ना, तो उसको अपन जब पेडिग्री बनाते हैं तो इस तरीके से शो करेंगे। उस पेडिग्री में ये अगर कहीं पे आता तो हम ये बता देंगे कि ये जो फीमेल है ये सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड जो है कैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो
सिंबल है ये शो करता है कि इन दोनों के बीच में शादी हुई है और इनके बीच में क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है। ठीक है, और अगर यहीं पे ये सिंबल यूज किया जाता है और डबल लाइन बीच में दिखाई जाती है तो अगेन ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में मैटिंग हो रही है और ये दोनों ब्लड रिलेशन में है। ठीक है ना, ये तो मैटिंग शो कर रहा है, सिंपल मैटिंग दोनों के बीच में, और ये किसको, मैटिंग किसमें, ब्लड रिलेशन में, यानी कि ये दोनों एक ही पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो कपुलेशन अमॉन्ग द रिलेटिव, ये रिलेटिव हैं आपस में और जिनके बीच में मैटिंग हो रही है, बिटवीन रिलेटिव। ठीक है ना, ये सिंबल अगर डबल लाइन दिखा रखी है मेल और फीमेल के बीच में। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा अगर ये आपके सामने सिंबल है यूं, तो ये क्या दिखा रहा है, प्रोजेनी ऑफ दिस कपल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये पहली संतान है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी है। इज दिस क्लियर? अगर कहीं पे ये निशान आ जाए, तीसरे नंबर पे मान लो ये आ गया, तो ये जो निशान है ये शो कर रहा है किस चीज को बेटा, कि इसका अबॉर्शन हो गया, अबॉर्टेड। दिस इज शोइंग द अबॉर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इस बॉक्स को मैं यूं लिख कर दूं तो ये शो कर रहा है सेक्स अनडिफाइंड, अपन ये कह सकते हैं, यानी कि जो जेंडर है उसका कोई जो क्या नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, अनडिफाइंड, यानी कि नो डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंडर। ठीक है, अगर मैं बेटा इस संतानों को दर्शाने के लिए यूं सीधा यूं दिखा दूं और उसके अंदर यूं लिख दिया 5, तो ये जो संकेत है ये क्या कह रहा है, 5 लड़के हैं, 5 संतान और पांचों ही अनअफेक्टेड हैं, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है जो इनसे पैदा हुए। ठीक है, और अगर मैं इसको यूं दिखाता हूं, फुल्ली सेडेड, पूरा का पूरा सेडेड दिखाता हूं, तो इसका मतलब इन दोनों की संतान है, वो कौन है, लड़का है, और वो कैसा है, अफेक्टेड है, यानी कि रोग से ग्रसित है। ठीक है, और अगर इसकी जगह पे मैं ये यूज कर लूँ और इसको फुली सेडेड दिखा दूँ तो ये गर्ल चाइल्ड है और कैसी है, अफेक्टेड है, यानी कि हाफ शेडो दिखाते हैं तो वो कैरियर है, फुली शेडो दिखाते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, डिजीज्ड है, पूरा ब्लैक कर दिया जाए या शेडेड दिखा दिया जाए। इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट, ये कपल है और इनसे ये संतान पैदा यूं दिखाई जाए, एक एरो के द्वारा नहीं, यूं दिखाई जाए। ये डायग्राम आप देखना ध्यान से, इनमें मैं कुछ बता रहा हूं आपको। ये देखिए, ये बाइफरकेट यूं दिखाया जा रहा है, 3 डायग्राम बना रहा हूं, ये तीनों को समझने की कोशिश करना। तो ये क्या दिखा रहा है कि ट्विंस पैदा हुएंगे। ठीक है, और ट्विंस के बीच में कोई लाइन नहीं दिखा रखी है, तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस है। हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या है बेटा, ये समझे आप, यानी कि 2 अलग अलग एग क्या हुए हैं, फर्टिलाइज हुए हैं। ठीक है ना, और 2 अलग अलग फर्टिलाइज होने के बाद में क्या पे यूट्रस में क्या हुए हैं, इम्प्लांट हुए हैं और अलग अलग वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है ना, हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस के पैदा होने में दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा अगर ये स्थिति ये दिखाई जाए, दोनों के बीच में यूं लाइन दिखा दी जाए और जोड़ दिया जाए, तो हैं तो अभी भी ये ट्विंस, ये तो पैदा ही नहीं हो सकते। किसमें अगर ये लाइन दिखाई गई है तो फिर वो ट्विंस कहलाएंगे होमोजाइगोटिक। और होमोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या होगा, एक एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, उसके 2 हिस्से बने और दोनों ने से अलग अलग
बेबी डेवलप हो गए या फिटस डेवलप हो गए, तो वो एक ही जाइगोट से पैदा हुए, इसलिए उसको मोनोजाइगोटिक या होमोजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे उनको। और होमोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर या तो ये दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या हो सकता है, एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, क्योंकि वो एग ही अलग अलग है, तो उनसे अलग अलग स्पर्म क्या हुए हैं, फर्टिलाइज हुए हैं। ठीक है ना, एक स्पर्म वो फर्टिलाइज हो सकता है एग के साथ 22+X वाला, और एक वो स्पर्म भी हो सकता है 22+Y वाला। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि जाइगोट एक ही है, तो ये तो मान लो कि इस एग के साथ 22+X के साथ या तो 22+X वाला स्पर्म फ्यूज हुआ है या 22+Y वाला, जो भी हुआ है, Y वाला हुआ तो दोनों लड़के होंगे, और अगर X वाला हुआ तो दोनों लड़कियां होंगी। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस के केस में दोनों सेम सेक्स के होंगे। हेट्रोजाइगोटिक के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों डिफरेंट सेक्स के हों। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका यूज हम पेडिग्री बनाते समय लेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे अब, ठीक है ना, और वो एग्जांपल्स की सहायता से अपन ये समझेंगे कि कैसे कोई ट्रेट यानी कि कोई करेक्टर जो एंसेस्टर्स हैं उससे नेक्स्ट जनरेशन में, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। वो ट्रेट स्पेशली क्या होगा, स्पेसिफिक करेक्टर वाला, जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक्लेप्टोन्यूरिया। ठीक है ना, ये बेटा डिजीज हैं ये, यानी कि सम स्पेसिफिक म्यूटेशंस हैं जीन के अंदर, और उन म्यूटेशंस के कारण वो जो जीन हेल्दी जीन था अपने अंदर वो म्यूटेंट हुआ, डिफेक्टिव हुआ, और उसके डिफेक्टिव होने से एक स्पेसिफिक प्रकार का प्रॉब्लम बॉडी के अंदर पैदा होता है। ठीक है ना, और वो प्रॉब्लम या वो डिफेक्ट जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होता है। कहाँ से, जहाँ पे वो म्यूटेशन पहली बार हुआ था। ठीक है ना, या इसको आप दूसरे तरीके से यूँ समझ सकते हैं कि जैसे सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बना देता हूँ कि अपन जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, वो है क्या। तो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, और उस सिकल सेल एनीमिया डिजीज के अंदर क्या है, हो क्या रहा है बेटा, देखिए हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन अपने अंदर है। ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर हीमोग्लोबिन जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बनाने वाला हेल्दी जीन अपने पास रहा है, और उसके होने के कारण ही ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाउंड करता है। इज दिस क्लियर। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है कि वो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है, उस जीन में ये जैसे कोई पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में लाखों लोग हैं, उनमें से किसी एक आदमी के अंदर उस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन का मतलब आप समझिए बेटा चेंज, यानी कि उसके जीन की स्ट्रक्चर में क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज होने के कारण क्या हुआ, वो जो चेंज जीन था उसने डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दिया, और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनने के कारण आरबीसी की शेप है वो भी चेंज हो गई, और उस आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या होगा फिर, हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन आपके टिश्यूज को, बॉडी को क्या मिलना हो जाती है, कम मिलना शुरू हो जाती है, और टिश्यू जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो टिश्यू डेड होना शुरू हो जाता है। तो बात समझ गए। अब देखिए जहां पे ये हुआ, इस पॉपुलेशन में नहीं है, यहाँ पे ये इन सदस्यों में नहीं है, यहाँ पे हुआ। अब इससे जो संतान पैदा होंगी तो उसके अंदर वो जीन किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, कितने % संतति में हो रहा है, तो उनमें कितनों में वो डिजीज पैदा कर रहा है। फिर पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर से इसके बच्चों की शादी होगी, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर इसकी भी प्रेजेंस होती जाएगी। सामान्य जीन की तो है, लेकिन अब डिफेक्टिव जो फॉर्म है किसकी, हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन की, वो भी क्या होगी, उपस्थित होना शुरू हो जाएगी। तो ऑलरेडी ये उपस्थित नहीं थे, समय के साथ क्या हुआ है, कुछ जीन्स जो अपने अंदर नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क के लिए उपस्थित हैं, उन जीन्स में क्या हुआ, चेंज आया। ठीक है, वो चेंज पूरी पॉपुलेशन में एक साथ नहीं आया, कोई सिलेक्टेड मेंबर्स में आया। वो म्यूटेशंस, वो चेंज किस कारण आते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे बम्बार्डमेंट हुआ तो वो जो रेडिएशन था, अब उस रेडिएशन से जो प्रभावित हुए उनमें से उन लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, चेंज हुआ था, यानी कि जीन्स में चेंज आए थे। तो हम पेडिग्री एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर युक्त वाला जीन किसी फैमिली में उपस्थित है, तो उस फैमिली से उसके बच्चों में आने का उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और फिर बच्चों से नेक्स्ट पीढ़ी में जाने का पैटर्न क्या होगा, कितने % संतति के आगे जनरेशन में डिजीज पैदा होने के चांस हैं।
ये हम पेडिग्री एनालिसिस के एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे और वो एग्जाम्पल्स अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेंगे। एक तो हीमोफीलिया का ट्रांसमिशन अपन पढ़ेंगे, एक अपन माइटोटोनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक अपन सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोशिश अपनी ये है कि पेडिग्री एनालिसिस में मैं आपको चारों प्रकार के पर्टिकुलर ट्रांसमिशन समझाऊं। चारों प्रकार के ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, अब एक अलग बात नहीं आई है। देखिए, जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है वो डोमिनेंट फॉर्म हो सकती है और वो रिसेसिव फॉर्म हो सकती है। अगर डोमिनेंट फॉर्म में है म्यूटेटेड जीन तो उसके ट्रांसमिट होने के पैटर्न अलग होंगे और रिसेसिव फॉर्म में ट्रांसमिट होने के पीढ़ी दर पीढ़ी पैटर्न अलग होंगे। क्या होंगे वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है वो ऑटोसोम्स के ऊपर उपस्थित है या सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एलोसोम पे उपस्थित है, ठीक है ना। यानी कि वो जीन सेक्स लिंक्ड है, यानी कि वो जो म्यूटेटेड जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, या ऑटोसोम के ऊपर उपस्थित किसी जीन के अंदर क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दो प्रकार का होगा मेनली, सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल लिंक्ड। फिर दोनों यानी कि सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल लिंक्ड दो प्रकार के होंगे, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव और सेक्स लिंक्ड क्या, डोमिनेंट। ऐसे ही ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। तो अब अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल्स। पेडिग्री एनालिसिस एग्जाम्पल्स। और क्या समझेंगे अपन इसमें, स्पेसिफिक ट्रेट यानी कि फॉर्म ऑफ करेक्टर, ठीक है ना, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होने के पैटर्न, ठीक है। यानी कि ये एक्स जनरेशन है, उससे वाई जनरेशन में कोई करेक्टर कैसे ट्रांसमिट हुआ, वाई से जेड में कैसे हुआ, या दूसरे शब्दों में अपन ये कहते हैं कि ये ए और बी पेरेंट हैं, इनसे संतान पैदा हो रही है, उस संतान में कोई स्पेसिफिक करेक्टर, ये जो प्रोजेनीज हैं उसमें ये फोर्थ प्रोजेनी है जो किसी स्पेसिफिक डिजीज से ग्रसित पाई गई। जैसे अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था क्वीन विक्टोरिया का, तो ये मान लो ये क्वीन विक्टोरिया और ये उसका हस्बैंड है और ये फोर्थ उसकी संतान है जिसका नाम है प्रिंस लियोपोल्ड। और प्रिंस लियोपोल्ड में देखा गया कि ये ब्लीडर्स डिजीज यानी कि हीमोफीलिया से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। तो जबकि ये रोग के लक्षण नहीं दिखा रहे थे, न फादर दिखा रहा था ना मदर दिखा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर डिजीज का जीन मदर के पास था और मदर से बेटे के पास आया और बेटा जो है वो हेटेरोजाइगस अवस्था में ही उस डिजीज से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। ये एक्स लड़की थी, ये ग्रसित नहीं हुई, क्यों? क्योंकि फादर के पास वो जीन नहीं था, तो ये होमोजाइगस अवस्था में नहीं आई। ये कैरियर हो सकती है मैक्सिमम। कहाँ से कैरियर? यहाँ से देखिए, इस मदर की स्थिति ये थी XHX, ये भी कैरियर थी, XH यहाँ से आ गया और X यहाँ से आ गया। लेकिन बेटे के पैदा होने में क्या हुआ, XH यहाँ से आया और Y यहाँ से, तो ये क्या हो गया, डिजीज्ड हो गया, ठीक है। अब इससे आगे इसकी शादी की संभावनाएं क्या हैं? किसी कैरियर फीमेल से हो सकती है इसकी शादी, संभावनाएं क्या हैं? किसी नॉर्मल फीमेल से शादी हो सकती है, संभावनाएं क्या हैं? किसी डिजीज फीमेल से शादी हो सकती है। तो ऐसा होने पर प्रोजेनी के अंदर भी हमने ये क्रॉस किए थे, अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे अपने को। कैरियर से होगी तो कितने % संतति क्या होगी, डिजीज होगी, नॉर्मल से होगी तो कितने % डिजीज होंगी, और डिजीज से होगी तो कितने % डिजीज होंगी, ठीक है ना। तो ये जो करेक्टर के ट्रांसमिट होने का पैटर्न है, इसकी स्टडी अपन किसके थ्रू करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। अब ये जो स्पेसिफिक ट्रेट हैं वो कैसी हो सकती हैं?
जिनका मैंने कुछ का नाम लिया, जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक्लेप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ठीक है ना, ये ह्यूमन बींग्स में पाए जाने वाले, डकुने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है ना, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, अपन ने कई नाम लिए थे पहले, याद हो तो आपको, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जाती हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, कि किसी भी पेडिग्री के अंदर यानी कि किसी भी वंश में हमें अगर ये पता चल जाए कि इस वंश के अंदर ये डिफेक्टिव जीन, म्यूटेटेड जीन एग्जिस्ट करता है, तो हम आने वाली संतानों को क्या कर सकते हैं, डिफेक्टेड पैदा होने से बचा सकते हैं, या तो प्रिकॉशंस अपना करके, या प्रोजेनी को बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड वे में पैदा करके, या ट्रीटमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रेट दो प्रकार की हैं, एक तो है सेक्स लिंक्ड और दूसरी है बेटा कौन सी, ऑटोसोमल लिंक्ड। और फिर से ये दो टाइप्स में क्लासिफाई हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, ऐसे ये फिर दो प्रकार की, ऑटोसोमल लिंक्ड, रेसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ये दे रखी है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा अपन कर लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस ले लीजिए, या हीमोफीलिया ले लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस ले लीजिए। तो सेक्स क्रोमोजोम है एक्स, तो एक्स लिंक्ड होगी, सेक्स लिंक्ड में सेक्स क्रोमोजोम कौन सा ले रहे हैं अपन, एक्स क्रोमोजोम, रेसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब मैं देखिए सिंपल जो क्रॉस अपन ने करवाया था वो मैं करवा रहा हूं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पेडिग्री के रूप में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको क्वेश्चंस में पेडिग्री का डायग्राम दिया जाएगा और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पेडिग्री में या इस फैमिली में जो डिजीज वाला जीन है वो किस प्रकार का है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव है, या ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट है, और आप पहचान जाओगे। अभी अपन करेंगे उसके आधार पे। ठीक है, जैसे मैं सिंपल क्रॉस ले रहा हूं पहले, ये एक फीमेल है XHX और ये मेल है, तो फीमेल क्या हो गई बेटा, कैरियर, और ये मेल क्या हो गया, नॉर्मल। अब इनसे संतान पैदा हुई, मान लो ये 4। पहली संतान ये है XHX, ओके, दूसरी है XHY, तीसरी है XX, चौथी है XY। ठीक है, ये पेरेंट्स वाली जनरेशन है फर्स्ट, ये फिर सेकंड जनरेशन के अंदर पैदा हुए हैं बच्चे। ठीक है, अब ये जो फीमेल है XHX कैरियर, इसकी शादी करते हैं ये पेरेंट्स। ठीक है, और वो करते हैं ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो अपन ही मान करके चल रहे हैं हीमोफिलिक है, वो वैसे सर्वाइव नहीं करता है लेकिन अपन ये मान करके चल रहे हैं। तो इससे शादी की तो फिर से ये इनकी संतान पैदा हुई, क्या हुई बेटा, XH जो संतान पैदा होने की संभावना है वो एक तो क्या है XH, एक XHX, एक XHY और एक XY। ठीक है, ये 4 संतान पैदा हुई। ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटीज हैं, चारों संतान ऐसी भी पैदा हो सकती हैं, चारों बार जब गैमेट का फ्यूजन हो तो कौन से गैमेट का हो सकता है, मेल के XH और XH का। ठीक है ना, यानी कि हर प्रकार की जो प्रोजेनी है उसके पैदा होने के चांस सेम हैं, इक्वल हैं। हर बार कौन सा गैमेट, मदर की ओर से कौन सा XH गैमेट और फादर की ओर से भी कौन सा XH गैमेट क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हर बार X और Y, मदर की ओर से X गैमेट और फादर की ओर से Y गैमेट ही फ्यूज हो, चारों लड़के हों और चारों नॉर्मल हों, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है ना। ये सबकी प्रोबेबिलिटी, ये चारों प्रकार के बच्चे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इक्वल है, ये आप ध्यान में रखना। अब देखिए, अगर अपन इस डिजीज को पेडिग्री के द्वारा शो करेंगे तो वो कैसे शो होगी। आपको पेडिग्री दी जाएगी तो वो पेडिग्री का आप एनालिसिस कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि फीमेल को अपन सर्किल के द्वारा शो करते हैं, सिंबल्स की कल बात की थी अपन ने। और अगर वो कैरियर है और सेक्स लिंक्ड कैरियर है तो डॉट होगी बीच में, या कई बार उसको हाफ शेडेड दिखा दिया जाएगा। वैसे सेक्स लिंक्ड को दिखाना चाहिए डॉट से ही, ठीक है ना, जिससे समझ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चा समझ नहीं जाए, उत्तर इजीली नहीं दे दे, इसलिए क्या कर देते हैं, हाफ शेडेड। कैरियर है तो कैरियर को हाफ शेडेड। मेल कैसा है बेटा, नॉर्मल है, तो बॉक्स कंप्लीटली क्लीन दिखेगा आपको, ठीक है। ये बीच की जो लाइन है वो क्या दिखाती है, कल ही सिंबल्स में बताया था आपको, इन दोनों के बीच में कपुलेशन हो रहा है, यानी कि मेटिंग हो रही है। और मेटिंग होने के बाद ये 4 संतान पैदा हुई हैं। कौन कौन सी, पहली को क्या है, लड़की, कैसी है बेटा, कैरियर, XHX है ना, तो ये कैसी है, कैरियर, या बीच में डॉट, ठीक है ना, वो कोई सा भी। XHY तो मेल जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसा है, डिजीज्ड है। ये दिखा रखा है यूं बॉक्स पूरा शेडेड, तो आप समझेंगे कि ये डिजीज्ड है। ये लड़की है लेकिन नॉर्मल है, और ये लड़का है और ये भी कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपन चलते हैं। इस लड़की की शादी इस लड़के से हो रही है, तो अपन यहाँ पे शादी दिखाते हैं। इनके बीच में कपुलेशन होता है, मैटिंग होगी, और क्या पैदा हो रही हैं, संतान। पहली क्या है बेटा, लड़की, लेकिन कैसी है बताइए, XHXH है, तो डिजीज्ड हो गई। XHX यानी कि कैरियर हो गई। XHY तो ये डिजीज्ड लड़का हो गया। और XY यानी कि नॉर्मल लड़का, ठीक है। अब ये पेडिग्री आपको दे दी, और ये कहा कि ये नहीं दिया, ये तो मैंने बनाया है, ठीक है ना, तुम्हें समझाने के लिए कि ये जो बना हुआ है इसके पीछे क्या छुपा हुआ, जीनोटाइप ये छुपा हुआ है, ये जो बना हुआ है उसके पीछे का जीनोटाइप ये है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस पेडिग्री की स्टडी करके आपको ये बताना, ऑप्शन होगा आपके सामने, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आप अभी तो अपने डिस्कस किया इसलिए तुम कहोगे कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे किसी पेडिग्री को देख करके कि वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो सिंपली कुछ पॉइंट्स अपने को पकड़ करके रखने हैं। देखिए, अगर किसी पेडिग्री में पहली चीज आपको जो पकड़नी है वो क्या है कि अगर किसी पेडिग्री के अंदर ओनली फीमेल्स आर कैरियर, देन पहली चीज पकड़ लो कि केवल फीमेल कैरियर हैं, मेल्स कैरियर नहीं है, तो फिर वो कौन सी है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, रेसेसिव प्रकार की, ठीक है। फीमेल्स आर कैरियर यानी कि फीमेल 3 कंडीशन में मिलेंगी, नॉर्मल, डिजीज्ड और कैरियर, जबकि मेल इसमें 2 ही कंडीशन में मिलेंगे, या तो डिजीज्ड या नॉर्मल, कैरियर मेल नहीं मिलेंगे, मेल चाइल्ड कैरियर नहीं होगा, ये पकड़ना आपको। दूसरी जो चीज पकड़नी है वो क्या है कि फीमेल डिफेक्टेड या डिजीज्ड कब हो रही है, डिफेक्टेड कब पैदा हो रही है, सॉरी, जब वो कौन सी कंडीशन में आ रही है, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब उसको उसके फादर से भी वो जीन मिला है और मदर से भी वो जीन मिला है, दोनों से वो जीन आया है। XHY था ये, याद हो तो, और ये XHX थी, तो ये और ये दोनों आए XHXH। तो होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या होगी, डिजीज्ड होगी, जबकि मेल हेटेरोजाइगस
जो है वो क्या है, डिजीज्ड है या डिफेक्टेड है। तो ये चीज़ आपको पकड़नी है किसी भी पेडिग्री को देख करके। तो इस पेडिग्री में देखिए कैरियर केवल कौन दिखाई दे रही है, फीमेल ही। मेल या तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल या डिजीज्ड। ठीक है, तो फिर ये कौन सी है, आप डायरेक्ट आंसर लिख देना या टिक कर देना क्या है, पेडिग्री का टाइप क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव टाइप की पेडिग्री है। ठीक है ना, जिसमें जो जीन है जिसमें डिफेक्ट आया है वो कौन से फॉर्म में है, रेसेसिव अवस्था में है, अर्थात वो अकेला फीमेल्स को क्या नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता। फीमेल्स कब अफेक्ट होंगी, जब होमोजाइगस अवस्था में आएगा। मेल के अंदर इसमें एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये ध्यान में रखना, उससे आपको ये पेडिग्री पकड़ने में मदद आएगी। नेक्स्ट के एग्जांपल्स दूंगा, तब तुम कंपेयर करोगे, तब तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि अगली जो हैं ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव और डोमिनेंट, उसके पैटर्न अलग होंगे, ये पॉइंट्स पकड़ने के अलग होंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि ये पेडिग्री जो दी गई है, डायग्राम दिया गया है। क्योंकि पेडिग्री क्या है, एक डायग्राम है ना, कल अपने डेफिनेशन दी थी कि किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट के इनहेरिट होने का जो पैटर्न है या रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो एक फैमिली ट्री बनता है। इस फैमिली ट्री में सबसे ओल्ड जो जनरेशन होती है वो सबसे ऊपर होती है और सबसे लेटेस्ट जनरेशन सबसे नीचे होती है। ठीक है ना, तो उस फैमिली ट्री को या उस जो रिकॉर्ड वाला फैमिली ट्री है उसको अपन क्या कहते हैं, पेडिग्री कहते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं, उस फैमिली ट्री में या पेडिग्री में किसी स्पेसिफिक ट्रेट के ट्रांसमिट होने के पैटर्न की स्टडी को क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। तो ये तो पहला एग्जांपल हुआ एक्स लिंक्ड रेसेसिव का। ठीक है, अब मैं दूसरा ले रहा हूं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब मान लो कि डिजीज डोमिनेंट होती, तो अब आप समझना इस चीज को जो मैं कहने वाला हूं। अगर ये डिजीज डोमिनेंट होती, यानी कि ये जीन जिसमें म्यूटेशन हुआ है, डिफेक्ट वाला जो जीन है वो डोमिनेंट नेचर का है, तो उसको होमोजाइगस अवस्था में आने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ लो आप, उसको होमोजाइगस अवस्था में आने की जरूरत नहीं है फीमेल को अफेक्ट करने के लिए या किसी मेल को या फीमेल को अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जीन कौन सी फॉर्म में है, डिफेक्टेड जीन है, लेकिन है कौन सी फॉर्म में, डोमिनेंट फॉर्म में। तो वो अगर सिंगल भी किसी प्रोजेनी में आ गया, किसी भी पेरेंट से आ गया, तो फिर वो प्रोजेनी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। जैसे ये मदर जो है उसके पास वो हीमोफीलिया वाला जो जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ, तो ये मदर अब कैरियर नहीं होगी, ये कैसी होगी, डिजीज्ड। और इस फादर नॉर्मल है। अब इस मदर से जहां जहां ये जीन जाएगा, जिस भी संतान में जाएगा, वो डिजीज्ड ही होगी। ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट अगर है या सेक्स लिंक डोमिनेंट है, तो उसका पैटर्न क्या है पकड़ने का, उसका पैटर्न ये है कि वो मेल और फीमेल चाइल्ड में कोई क्या नहीं करेगी, पार्शियलिटी नहीं करेगी। जैसे रेसेसिव में हो रहा था, हेटेरोजाइगस अवस्था में फीमेल कैरियर थी लेकिन मेल कैसा था, डिजीज्ड, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज हर जनरेशन में देखने को मिलेगी वो डिजीज। ठीक है ना, रेसेसिव डिजीज के अंदर ये हो सकता है कि बीच में कोई जनरेशन ऐसी हो जिसके अंदर वो करेक्टर एक्सपोज ही नहीं हो, सारे कैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यूस हर जनरेशन में वो डिजीज एक्सपोज होगी अगर वो डोमिनेंट नेचर का है तो। इज दिस क्लियर? अब मैं ले रहा हूं दूसरा जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है और उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट, और उसमें मायोटोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इट्स ए जेनेटिक डिजीज जिसके अंदर मस्कुलर जो पर्टिकुलर अपने कह सकते हैं डिग्रेडेशन होता है। ठीक है ना, मायोटोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है उसके अंदर। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रकार की क्या है, डिजीज है, पहले ही बता रहा हूँ। अब जैसे इसकी अगर मैं एक पेडिग्री बनाता हूँ तो देखिए, जैसे ये फीमेल है जो इस पर्टिकुलर डिजीज से ग्रसित है, उसकी एक नॉर्मल मेल से शादी होती है और उनके ये 4 संतान पैदा हुई। पेडिग्री में दिखा रखा है कि उनके 4 संतान पैदा हुई। ठीक है,
पहली लड़की, दूसरा लड़का, तीसरा भी लड़का और चौथी लड़की। तो ये जो संतान पैदा हुई है उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो ये नॉर्मल हो सकते हैं या डिजीज्ड हो सकते हैं। तो नॉर्मल, डिजीज्ड, ये ले लेते हैं अपन, नॉर्मल, डिजीज्ड। ठीक है। अब इसकी शादी होती है और ये क्लीन दिखा रखा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल से होती है। इसकी जो संतान पैदा हो रही है उसके अंदर दो ही ऑप्शन होंगे, क्या, या तो नॉर्मल संतान पैदा होंगी या डिजीज्ड। चलो लड़की को दिखा देते हैं इसमें, ये ठीक है। इस लड़के की शादी एक लड़की से होती है और वो भी नॉर्मल है, तो इनकी तीनों संतान कैसी होंगी, नॉर्मल। कारण इनमें से किसी के पास भी वो जीन नहीं है, जिसके पास ये जीन हुआ वो डिजीज्ड हो जाएगा, यानी कि एक्सपोज कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर अपन पकड़ें, इस पेडिग्री को देखें, तो इस पेडिग्री के अंदर अपने को क्या क्या चीजें पकड़नी है, क्या सेम बिहेवियर है उस डिफेक्ट के एक्सपोज होने का मेल और फीमेल चाइल्ड में। यस, दिख रहा है। केवल दो ही चीजें आपको दिखाई देंगी, या तो प्रोजेनी के मेंबर कैसे होंगे, नॉर्मल, और या फिर कैसे होंगे, डिफेक्टेड। यानी कि क्या प्रेजेंट नहीं है, नो कैरियर। अगर किसी भी पेडिग्री में कैरियर नहीं मिलता है, चाहे वो सेक्स लिंक्ड हो चाहे वो ऑटोसोमल लिंक्ड हो, कैरियर नहीं है तो आप समझ जाना बेटा कि वो डोमिनेंट है। पहला काम तो यहीं पे हो जाता है, ठीक है ना। तो नो कैरियर। फिर नेक्स्ट, इसके अलावा ट्रेट जो है वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। ट्रेट एक्सप्रेसेज इन ईच जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन के अंदर उसका एक्सपोजर होगा। ये चीज़ पकड़नी है आपको, कैरियर्स नहीं पाए जाएंगे। और डिजीज्ड होने की कंडीशन क्या होगी, होमोजाइगस होने की जरूरत नहीं है, हेट्रोजाइगस अवस्था में ही डिफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना, होमोजाइगस में तो होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस अवस्था में ही क्या होंगे, डिफेक्टेड हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों। तो अगर कैरियर प्रेजेंट नहीं है, हेट्रोजाइगस अवस्था में डिजीज्ड हो रहे हैं, तो फिर वो जो पर्टिकुलर डिजीज है वो क्या है, यू हैव टू नो, कैसी, डोमिनेंट। अब अगली बात, अगर मेल और फीमेल दोनों में से ही कैरियर नहीं है तो फिर वो कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले रहा हूं फिर मैं। ऑटोसोमल का मतलब तो समझ गए ना, इस बार जो डिफेक्ट वाला जीन है वो कौन से क्रोमोसोम्स पे उपस्थित है, ऑटोसोम्स पे, यानी कि कायिक गुणसूत्रों पे, सोमेटिक क्रोमोसोम पे। ठीक है। अब मैं ले रहा हूं बेटा नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में शुरू में मैंने चर्चा की थी, जिसमें डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनता है और फिर आरबीसी जो है वो हंसियाकार हो जाती है। तो उसको अपन कौन से में लेते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव में। ऑटोसोमल रेसेसिव में, ऑटोसोमल रेसेसिव जो है उसको अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों में सेम बिहेवियर होगा। तो आप इसका मतलब इसको सेक्स लिंक्ड रेसेसिव से क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे होगा, मेल और फीमेल दोनों ही तीन कंडीशन में मिलेंगे, कैरियर एक तो, एक नॉर्मल और एक डिफेक्टेड। हेट्रोजाइगस अवस्था में कैरियर, ठीक है, दोनों पेरेंट्स से डिफेक्ट वाला जीन नहीं मिलने की स्थिति में नॉर्मल, और दोनों से अगर वो जीन मिल रहा है डिफेक्ट वाला तो ही क्या होंगे, डिजीज होंगे, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो। ठीक है ना। सेक्स लिंक में, एक्स लिंक में अपन ने क्या पढ़ा था कि मेल जो था वो हेट्रोजाइगस अवस्था में कैरियर नहीं था, डिजीज था। ठीक है। तो अपन देखिए सिकल सेल एनीमिया का अपन पैटर्न लेते हैं, उससे आप समझना कि ये एक फीमेल है और ये मेल है,
और यहाँ से आपसे एक चीज़ छुपा गया क्वेश्चन देते समय, ये बॉक्स उसने ना हाफ शेडेड किए ना फुल शेडेड किए, लेकिन आप पकड़ जाओगे। कैसे पकड़ जाओगे कि उसकी जो संतान दिखा रखी है उसमें या तो मेल और फीमेल दोनों को वो फिर यहाँ पे दिखा देगा कैरियर। तो ये कैरियर तभी बन सकते हैं जब इनके पास कोई जीन हो वो डिफेक्ट वाला, और कोई संतान ऐसी दिखा देगा जो कंप्लीटली क्या होगी, डिजीज्ड। ये कंप्लीटली डिजीज्ड कब होगी, जब मेल और फीमेल दोनों कैसे होंगे, पेरेंट कैरियर होंगे। ठीक है ना, मिनिमम दोनों कैरियर होंगे तो ही चाइल्ड कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। इज दिस क्लियर? और ये नॉर्मल चाइल्ड। तो अब अपन ये कह सकते हैं ये जो ऑटोसोम है इसके ऊपर ये डिफेक्टेड जीन उपस्थित है, इस पे भी ये डिफेक्टेड जीन उपस्थित है। ये 11वां हो सकता है, 13वां हो सकता है, वो डिजीज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, यानी वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे उपस्थित है। अब देखिए यहाँ से ये जीन इसके अंदर आ गया, ये क्रोमोसोम आया इससे, और इससे ये क्रोमोसोम आया, तो ये कैसे हो गया, कैरियर। फिर दूसरे लड़का जब पैदा हुआ तो उसके अंदर ये जीन यहाँ से आ गया और यहाँ से नॉर्मल क्रोमोसोम आया जिसके ऊपर डिफेक्टेड जीन नहीं है। लेकिन ये बच्ची जब पैदा हुई तब इसमें ये और यहाँ से भी ये, ठीक है ना, सेक्स क्रोमोसोम के आधार पे यहाँ से एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया, तभी तो लड़की पैदा हुई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक्स आया और यहाँ पे वाई। सेक्स क्रोमोसोम अलग है, सेक्स, ठीक है ना, ये ऑटोसोम के ऊपर अपन डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ से दोनों में ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आया। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में अपन जाते हैं तो इस लड़की की शादी होती है, प्रोजेनी जो है उनके अंदर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर्स मिलते हैं, डिजीज नहीं मिलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है, तो आप बता सकते हो ये नॉर्मल है, ये कैरियर या डिजीज्ड है। अकेले के डिजीज्ड होने से भी इनमें से कोई डिजीज नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जीन क्या कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। दूसरी ओर से दोनों ही क्या आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, लेकिन इतना होगा कि फिर नॉर्मल पैदा नहीं होगा अगर ये डिजीज्ड होगी। तो सब कैसे पैदा होंगे, कैरियर पैदा होंगे। ऑल द प्रोजेनी विल बी कैरियर। तो अगर सारी प्रोजेनी कैरियर पैदा हो रही है तो फिर ये कैसी होगी, डिजीज्ड। और अगर सारी प्रोजेनी नहीं हो रही है तो ये फिर क्या है, कैरियर। ठीक है, तो अब इस ऑटोसोमल रिसेसिव में अपन ने क्या देखा, मेल और फीमेल इक्वली क्या है, कैरियर हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, और होमोजाइगस कंडीशन में आने पर ही वो क्या हो रहे हैं, डिजीज्ड हो रहे हैं। तो फिर वो कौन सी होगी, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। जैसे कि अपन ने एग्जांपल दिया किसका, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ऐसे डायग्रामेटिकली आपको दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं और दूंगा और करवाऊंगा भी। ठीक है ना, फिर उनसे के आधार पे आपसे पूछा जाएगा कि दी गई पेडिग्री कैसी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। आपके सिलेबस में ये 3 हैं। ठीक है ना, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेडिग्री के आधार पे ये पूछा जा सकता है कि जो पेरेंट्स है उनका जीनोटाइप क्या है, तो आप बता दोगे। अब अपन ने उसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस को घुमाया है आपके। ठीक है ना, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव को आप कैसे पकड़ोगे, मैंने अभी बताया कि दोनों में सेम बिहेवियर होगा। मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों कैसे होंगे, कैरियर मिलेंगे इसमें। मेल एंड फीमेल चाइल्ड तभी रोग ग्रसित होंगे जब वो कौन सी कंडीशन में आएंगे, होमोजाइगस, तभी डिफेक्टेड होंगे, अदरवाइज डिफेक्टेड नहीं होंगे। यानी कि दोनों में कैसा बिहेवियर होगा उस डिफेक्ट का, सेम। ठीक है ना, तो वो कौन सी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। थैंक यू।